हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है लुई पास्तूर एंड उनके जो कंट्रीब्यूशंस है टू माइक्रोबायोलॉजी वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो एट फर्स्ट लुई पास्तूर इज नोन एज अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नाम से जाना जाता था एंड ही टर्म्ड माइक्रोबायोलॉजी। द टर्म माइक्रोबायोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय पास्तूर। ही द माइक्रोबायोलॉजी टर्म उन्होंने फर्स्ट दिए थे। ठीक है। एंड दिस आर द ऑल कंट्रीब्यूशंस, एरिया ऑफ कंट्रीब्यूशंस। उनके जो कंट्रीब्यूशंस थे इन दिस एरिया में, उनके कंट्रीब्यूशंस थे जो हम लेटेस्ट स्लाइड में एक एक करके जानेंगे। तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सबके बारे में। ठीक है। तो फार्मेंटेशन जो है, एट फर्स्ट प्रीवियस डेज में वाइन प्रोडक्शन के टाइम फार्मेंटेशन टेक्निक यूज किया जाता था, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि फार्मेंटेशन के पीछे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हाथ है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, वो ये लोग नहीं जानते थे। तो लुई पास्तूर फर्स्ट प्रूफ किए थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फार्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है। एंड द नेक्स्ट प्रोसेस इज द पास्टुराइजेशन टेक्निक। सो उन्होंने पास्टुराइजेशन टेक्निक डेवलप किया। दैट मीन्स व्हेन द इन समटाइम्स द वाइन प्रोडक्शन में कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे जो कि स्पॉइलेज घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन सब स्पॉइलेज कजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स को, कॉन्टेमिनेटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हटाने के लिए उन्होंने एक हीट ट्रीटमेंट चालू किया था जो कि पास्टुराइजेशन प्रोसेस नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। उन्होंने इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किए थे, क्योंकि इन स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में बोला जाता था कि एक नॉन लिविंग मैटर से भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। उन्होंने डिस्प्रूव किया एंड उन्होंने बोला कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स तभी जेनरेट करते हैं जब एक प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो एक प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनरेट कर सकता है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया एंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया। एंड द नेक्स्ट थिंग इज जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है कि एक जर्म और पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक डिजीज घटाने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। यही है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और लुई पास्तूर ने ये आइडिया सबके सामने लाए थे जब उन्होंने सिल्क ओम के डिजीज के बारे में रिसर्च कर रहे थे। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज द वैक्सीन डेवलपमेंट। उन्होंने तीनों डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप किए थे, जो कि कॉलेरा वैक्सीन है, एंथ्रैक्स डिजीज के अगेंस्ट किए थे एंड रेबीज डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप किए थे। तो नाउ हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट फार्मेंटेशन के बारे में जानेंगे। तो ये found that each type of fermentation is carried out by living microorganisms। तो हर एक फार्मेंटेशन के पीछे एक लिविंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स के हाथ होता था, ये उन्होंने फाउंड किया। एंड ही कंक्लूडेड दैट जो कि एक लाइव सेल, दैट इज द ईस्ट सेल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहलिक फार्मेंटेशन। दैट मीन्स शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट होते थे उसमें से जो एल्कोहल प्रोड्यूस होता था, जो एल्कोहलिक फार्मेंटेशन होता था, उसके पीछे ईस्ट का हाथ है। ये उन्होंने प्रूफ करके दिखाए थे। एंड बट बिफोर हिज डिस्कवरी पीपल हैड ए मिसकॉन्सेप्शन। उनका मिसकॉन्सेप्शन था कि फार्मेंटेशन इज अ प्रोसेस जिसमें सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता था, जिसके वजह से फार्मेंटेशन होता था। लेकिन उन्होंने माइक्रोऑर्गेनिजम्स के जो हाथ है वो उन लोग को पता नहीं था। ठीक है। तो पास्तूर ने उनको फर्स्ट ये दिखाए थे। ठीक है। और उसके बाद पास्तूर ने कुछ रिसर्च किए थे स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर नॉर्मल एंड ऑल्सो एबनॉर्मल फार्मेंटेशंस के लिए। नॉर्मल फार्मेंटेशंस मीन्स जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस वाइन, बियर एंड विनेगर, वो सब माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो फार्मेंटेशन करते थे उसको नॉर्मल फार्मेंटेशन बोला जाता था। एंड जो एबनॉर्मल फार्मेंटेशन मीन्स वाइन प्रोडक्शन के टाइम जो कुछ भी कॉन्टेमिनेटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स था वो स्पॉइलेज घटाते थे, तो उन सब बैक्टीरिया की जो फार्मेंटेशन होता था उनको उन्होंने एबनॉर्मल फार्मेंटेशन नाम के बुलाया गया। इन दोनों ही नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फार्मेंटेशन के बारे में उन्होंने रिसर्च किया एंड
रेस्पॉन्सिबल स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो रेस्पॉन्सिबल है उसके बारे में भी उन्होंने पढ़ा था, रिसर्च कर रहा था, ठीक है। एंड ही यूज्ड हिज रिसर्च इन फार्मेंटेशन टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज ऑफ वाइन इन 1865। ओके, सो नेक्स्ट इज पास्चराइजेशन प्रोसेस। तो वाइन प्रोडक्शन में कुछ जो कॉन्टेमिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते थे जो स्पॉइलेज करते थे वाइन का, जैसे कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता था जो वाइन को शावर कर देते थे एंड अल्टीमेटली स्पॉइलेज होता था। तो इस टाइप ऑफ कॉन्टेमिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने रिमूव करने के लिए, किल करने के लिए एक पास्चराइजेशन प्रोसेस चालू किया था, जो एक मॉडरेटली हाई टेम्परेचर प्रोसेस थे, जिसमें जो टेम्परेचर यूज कर जाता था वो है 62.8 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स और 71.7 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ये टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर यूज करके वो कॉन्टेमिनेटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करते थे, ठीक है। ये है पास्चराइजेशन प्रोसेस, ओके, जो लेटर टाइम में मिल्क को पास्चराइज करने के लिए भी यूज कर जाता था, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। उन्होंने इसको डिस्प्रूव किया था, जैसे कि पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी में जो बोला जाता था कि नॉन लिविंग मैटर से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको डिस्प्रूव किया एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि प्री एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग से ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने डिस्प्रूव किया स्पॉन्टेनियस जनरेशन को एक्सपेरिमेंटली। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के आइडिया को डेवलप किए थे, जिसमें बोला जाता है कि एक डिजीज घटाने के पीछे एक माइक्रोऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्सिबल होते थे, वही है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, ठीक है। और उन्होंने इसको बट इस ओपोनेंट ऑफ दिस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज बिलीव दैट जो इनर बॉडी में जो इम्बैलेंस एंड जो वीकनेस होते थे उसके वजह से मेजर किलर डिजीज होता था। तो इनका वो बिलीफ थे, बट ये मिसकॉन्सेप्शन था जो कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के आइडिया के थ्रू लुई पास्चर ने प्रूव किया, ठीक है, जब उन्होंने सिलिकॉन के बारे में रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम द रॉबर्ट स्कॉच एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के बारे में। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज रॉबर्ट स्कॉच ने इसके बाद एक्सपेरिमेंटली करके दिखाए थे, जो कि ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज द वैक्सीन डेवलपमेंट, ओके। सो द फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने जो डेवलप किए थे वो है चिकन कॉलेरा वैक्सीन, दैट इज एटीन्यूएटेड वैक्सीन। एटीन्यूएटेड वैक्सीन मीन्स जो कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते थे उसके जो डिजीज घटाने की जो एबिलिटी होता था, जो पैथोजेनिसिटी होता था, वो उनके पैथोजेनिसिटी उनका नहीं थे, मतलब एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज उनका नहीं था। सो दिस टाइप ऑफ वीकर माइक्रोऑर्गेनिजम्स को एटीन्यूएटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स कहा जाता था। उनको जब एज अ वैक्सीन हेल्दी ऑर्गेनिजम्स में डाला जाता था तो वो लोग इम्यून होते थे। तो ऐसे ही चिकन कॉलेरा वैक्सीन डेवलप किए थे। तो इनका जो हिस्ट्री था कैसे उन्होंने डेवलप किया तो वही हम जानेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने आइसोलेट किया द बैक्टीरियम कॉजिंग द चिकन कॉलेरा। तो चिकन कॉलेरा घटाने के लिए जो बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है उनको उन्होंने आइसोलेट किया फ्रॉम द चिकन कॉलेरा डिजीज एनिमल से, एंड देन उन्होंने इनोकुलेट किया एक चिकन में, हेल्दी चिकन में उनको इनोकुलेट किए थे, करने के बजाय वो सर्वाइव कर गया। तो उन्होंने ही तो उसका रीज़न क्या है वो ढूंढने के लिए उन्होंने देखा कि उन्होंने जो कल्चर इंजेक्ट किए थे वो सेवरल वीक्स ओल्ड था। दैट मीन्स दिस टाइम जो कल्चर थे वो वीक हो गए थे। दैट मीन्स उनका जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज था, मतलब डिजीज घटाने के जो एबिलिटी थे वो घट गया था। तो दैट्स व्हाई दैट चिकन्स सर्वाइव्ड, ओके। सो इसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड उन्होंने टू ग्रुप्स ऑफ चिकन लिए थे। एक ग्रुप था ये जो चिकन जो वीकर वर्जन ऑफ बैक्टीरियम इंजेक्ट करने के बाद सर्वाइव कर गया, एंड द सेकेंड ग्रुप विच वर नॉट प्रीवियसली इनोकुलेटेड, जिसके अभी भी कोई बैक्टीरियम इनोकुलेट नहीं किया गया था। तो दोनों ही ग्रुप लेके उन्होंने इस बार द पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स को फ्रेश कल्चर को इनोकुलेट किया,
ठीक है, इनोकुलेट करके देखा कि जो फास्ट ग्रुप है, जो पहले से ही पहले से माइल्ड वर्जन ऑफ बैक्टीरियम, दिस मीन्स वीकर वर्जन ऑफ बैक्टीरियम इनोकुलेट किया गया था, वो लोग सर्वाइव्ड हो गए। लेकिन जो सेकेंड ग्रुप था, जो पहले से इनोकुलेट नहीं किया गया था, वो लोग मार गए। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो ढूंढने के लिए उन्होंने देखा जो फास्ट चिकन्स थे, जो पहले से ही इनोकुलेटेड थे, माइल्ड वर्जन से इंट्रोड्यूस हुए थे, तो उनमें एक इम्यूनिटी ग्रो किया। उन्होंने सम एंटीबॉडीज रेज किया अगेंस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड वो जब लेटर जब उनको जो उनके पास जो विरुलेंस ऑर्गेनिजम्स इनोकुलेट किए गए थे, वो इम्यून हो गए, मतलब वो एबल टू फाइट अगेंस्ट दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट जो चिकन्स मर गए थे, वो उसके पहले से कोई इनोकुलेटेड नहीं था, पहले से कोई इम्यूनिटी ग्रो नहीं किए थे, तो दैट्स वाई दे डाइड। ओके, सो इन दिस वे उन्होंने कॉलेरा वैक्सीन डेवलप किया। नेक्स्ट वैक्सीन इज द वैक्सीन फॉर एंथ्रैक्स। ओके, सो एंथ्रैक्स इज ए इन्फेक्टियस डिजीज दैट affect the cattle, sheep and other animals, and that can be transmitted to men में भी transmitted हो सकता था। So during this time anthrax was responsible for killing large population of sheep in France। Okay, and this was detrimental to the economy। So Pasteur ने क्या किया, same type of attenuated live but attenuated microorganism लिए थे, and उनको इंजेक्ट किए थे सम हेल्दी एनिमल्स को। सो हेल्दी एनिमल्स ने एंटीबॉडीज ग्रो किया, इम्यूनिटी ग्रो किया, एंड जब लेटर उन्होंने कांटेक्ट में आया, डिजीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स के कांटेक्ट में आए थे, तो वो सर्वाइव्ड हो गया। तो ऐसे उन्होंने एंथ्रैक्स वैक्सीन भी डेवलप किए थे। ठीक है, सो नेक्स्ट वैक्सीन है vaccine for rabies vaccine। That is a rabies vaccine। So rabies disease, it is a hydrophobia, that means phobia for water। Okay, so it is a highly contagious and infectious disease that attack central nervous system। central nervous system को attack करते थे, and जो फास्ट जो व्यक्ति में उन्होंने रेबीज वैक्सीन रेबीज वैक्सीन अप्लाई किया, वो थे जोसेफ लिस्टर, एंड उनका लाइफ सेव किए थे इस रेबीज वैक्सीन के द्वारा। ठीक है, एंड दिस रेबीज वैक्सीन इज द लास्ट अचीवमेंट ऑफ लुई पास्teur। उनके लास्ट अचीवमेंट भी थे यही रेबीज वैक्सीन। ठीक है, सो दिस आर द ऑल कंट्रीब्यूशंस ऑफ लुई पास्teur टू माइक्रोबायोलॉजी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।